हाँ, तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीम सक्सेस पॉइंट पर। और आज मैं आपके सामने मैथ का चैप्टर 1 जो है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्या में जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हम लोग बढ़िया तरीक़े से जानेंगे। और इसको बढ़िया से आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और देखने के बाद बढ़िया से बैठ कर के कॉपी कलम लीजिए और समझिए, और समझने के बाद से अपने ज़हन में इसको सेव कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। संख्याएं से हमें याद आया संख्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि अंकों के मेल से जो बनता है उसे ही हम संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? तो अंकों के मेल से अंकों के मेल से हम संख्या बनाते हैं। सिंपल बात। अब यहाँ पर ये अंक क्या है? तो अंक है, जैसे आप देखे होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सब, इन सब को ही हम क्या कहते हैं? संख्या, सॉरी, अंक कहते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? अंक। और गणित में अंक कितने होते हैं? अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। और इन्हीं अंकों के मेल से हम क्या बनाते हैं? संख्या। जैसे मान लो कि 5, 6, 7 इन सबको एक साथ मिला दिए तो ये क्या हो गया? संख्या हो गया। 1 और 7 को एक साथ मिला दिए तो क्या हो गया? संख्या हो गया। इसको हम लोग 17 बोलते हैं, संख्या हो गया। सिंपल बात। अंकों के मेल से जो बनता है उसे ही हम संख्या कहते हैं। और अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ये छोटी सी बात थी जो आप लोगों की जानने की आवश्यकता थी, हम बता दिए। चलिए अब हम यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी संख्याओं को, यानी कि प्राकृत, हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए लिख देते हैं। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, परिमेय और अपरिमेय, इन सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही, इन सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सिंपल बात। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम था। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में देखें कि अंकों के मेल से जो हम बनाते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। और अंक कौन कौन से होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या होते हैं? अंक होते हैं। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और उसके बाद हम लोग को ये समझ में आ गया कि अंकों के मेल से ये कैसे बनाया जाता है। इसी चीज़ को हम संख्या कहते हैं। सिंपल बात। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम रियल नंबर भी कहते हैं। सिंपल बात। चलिए ये बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखे थे? प्राकृत संख्या, जिसे प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर, सॉरी, हाँ, प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इंग्लिश की उतनी आवश्यकता है नहीं, बस हम ऐसे लिख देते हैं। इसका डिफिनीशन अगर हमसे कोई पूछ देगा तो हम बताएंगे, गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो हम लोग बचपन से गिनती गिनते आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही तो गिनती है। और गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो गिनती की संख्या शुरू होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट, इसे हम अनंत कह सकते हैं, अनंत तक। अब यहाँ हमें पता चल गया कि गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल बात। अब प्राकृत संख्या से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं?
सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बताएंगे किसी भी संख्या में। एक बात आप याद रखिएगा कि कोई भी संख्या हो, सबसे छोटी वही होती है जहां से वो शुरू हुई होती है। जैसे कि देखिए, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हुई है? 1 से, तो सबसे छोटी कौन होगी? 1। और सबसे बड़ी वह संख्या होती है जहां पर वह खत्म हुई होती है। तो ये बताइए कि ये खत्म कहाँ पर होता है? जाकर के खत्म ही नहीं होता, इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो शुरू जो हो रहा है ये सबसे छोटी हो गया, सिंपल बात। और जहां पर खत्म होगा वो सबसे बड़ी हो जाएगा। तो हमें सबसे बड़ी से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बेसिकली बस एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम 1 को कहते हैं, बस ये बात याद रखिएगा। बड़ी में अगर पूछेगा तो अनंत बता देंगे। अब इसके बाद देखिए, अगर आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पे आते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। प्राकृत संख्या के पहले, सिंपल बात, प्राकृत संख्या के पहले सिर्फ हम 0 शामिल कर लेंगे ना तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसका डिफिनीशन होता है, प्राकृत संख्या के पहले, प्राकृत संख्या के पहले शून्य यानी कि 0 को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या बनती है। अब इसका जैसे में हम लिख सकते हैं ना, ऐसे जैसे प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हुई थी? 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसके पहले बस 0 शामिल कर लेना है। हम क्या बोले कि प्राकृत संख्या के पहले सिर्फ 0 शामिल कर लेने पर क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। अब इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है, जिस तरह इसमें सबसे छोटी पूछा जाता है ना, ठीक उसी प्रकार इसमें से भी सबसे छोटी पूछा जाता है। इसमें पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है, हम अभी कुछ देर पहले बताया कि जो संख्याएं जहां से शुरू होंगी वही सबसे छोटी होगी। तो ये संख्या सबसे कहां से शुरू हुई है? 0 से। तो इसमें भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। सिंपल। इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। और जहां पर खत्म होती है वो सबसे बड़ी कहलाती है। तो ये खत्म कहाँ होता है? ये तो इनफाइनाइट तक चले जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी इनफाइनाइट, सिंपल बात। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद से चलते हैं आगे। यहां पर हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या को, जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटीजर नंबर भी कहते हैं। बेसिकली इंग्लिश की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जान लीजिएगा तो सही रहेगा। चलिए, इंटीजर नंबर हम किसे कहते हैं इसको जानते हैं। एक बात याद रखिएगा कि वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इससे आप लोगों की घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में थोड़ा लंबा चल सकता है। आप लोग रील वगैरह देख रहे हैं बिना मतलब के, ऐसे MB बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उससे कोई बुरा नहीं है। ये अच्छा से देखिएगा तो कुछ समझ में आएगा। चलिए, वैसे आप देख भी रहे हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो हमें बस ये बात याद रखना है कि पूर्ण संख्या के पहले, ऐसे कई तरह से इसे कहा जा सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के पहले, पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लेने पर पूर्णांक संख्या बनती है। अगर ये इसमें अगर समझ में आ गई हो तो सही बात है, अगर नहीं तो यहाँ देखिए, पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। हम क्या बोले कि पूर्ण संख्या के
पहले क्या शामिल कर लेने पर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या कौन होगा, जैसे प्राकृतिक संख्या ये था 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या था। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, जो भी संख्याएं माइनस में होंगी, जैसे माइनस के 5 है तो ये ऋणात्मक हो गया, अगर ये संख्या प्लस में है तो ये धनात्मक है। तो हम क्या बोले कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 तो प्राकृतिक संख्या है ही, इसके पहले अगर हम माइनस लगा लेंगे तो ये हो जाएगी ऋणात्मक प्राकृतिक, ये हो जाएगा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। और इसी चीज को हम बोले हैं कि पूर्ण संख्या के पहले हम किसे शामिल करेंगे, ऋणात्मक प्राकृत को। तो ऋणात्मक प्राकृत क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, और ये भी चला जाता है आपका इनफाइनाइट तक। ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर भी कहते हैं। अगर ये समझ में आ गई हो तो इसके बाद हम लोग सम और विषम को देखेंगे। पूर्णांक संख्या समझ में आ गई हो तब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि सम और विषम में क्या अंतर है, और सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या, इसका डिफिनीशन होता है वैसी संख्याएं जिन्हें हम, या जिन्हें से अच्छा है जो 2 से पूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से विभाज्य यानी कि पूरा पूरा कट जाए, हो जाए, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है। जैसे में 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये देखिए, इसमें डिफिनीशन इसका कह रहा है कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो ये बताइए, कोई बड़ी संख्या आ जाए हमारे सामने, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए, और ये हमसे पूछा जाए कि बताइए ये सम है कि विषम है, तो हम इसको इतनी लंबी प्रक्रिया 2 से भाग दे करके ऐसे हम, तब अंत में हमको शेषफल पता चले कि शेषफल है कि नहीं है, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं है, उसके बाद हम बताएं कि अच्छा ये सम है ये विषम है, तो ये तो लंबी प्रोसेस हो गई ना। तो इससे आसान हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इससे आसान होता है एक इसका पहचान। कितना भी बड़ा संख्या हो, ये तो छोटी है, इससे भी बड़ी संख्या अगर रहे और हमसे अगर कोई पूछ दे कि बताइए ये सम है कि विषम है, तो उसका पहचान होता है। पहचान क्या होता है, तो पहचान याद रखिएगा, पहचान एकदम याद रखिएगा। 0 2 4 5 संख्याएं हैं बस, 0 2 4 6 और 8। जिस भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे, जैसे यहाँ पर अगर हम लिखे हैं एक संख्या लिखे 56 76 98, यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसके इकाई अंक के स्थान पे, जैसे यहाँ देखिए इकाई अंक किसे कहते हैं, तो जब हम लोग छोटे थे तो दहलाते थे, आप लोगों को याद होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे बोला करते थे। तो इकाई हम कहाँ से शुरू करते थे, यहाँ से। तो इसी संख्या को सबसे लास्ट, इधर से हम देखेंगे तो सबसे लास्ट, और इधर से चलेंगे तो सबसे पहली संख्या, यानी कि इकाई जिस पे पड़ता है उसी को कहते हैं इकाई अंक वाला स्थान जो है। इकाई अंक के स्थान पर क्या है, 8 है। और बताइए कि इसमें 8 है कि नहीं, 8 है। यानी कि जिस भी संख्या, ये एक उदाहरण है और भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या बोले कि जिसके इकाई अंक के स्थान पर या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर क्या है, 6 है, इसमें 6 है ना, ये क्या हो गया, सम हो गया। अगर हम यहाँ ये लिख दें 9, अब यहाँ देखिए 9 इसमें कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये इकाई अंक के स्थान पर 9 है और 9 सम इस पहचान में है ही नहीं, तो अब ये संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो ये पहचानने का एक ट्रिक होता है, पहचान आपको याद रखिएगा 0 2 4 6 8, जिसके इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं। और जिन भी संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं रहता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब कौन नहीं रहता है उसको भी हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में हम समझा रहे हैं। एक और देखिए, ये हो गया आपका सम संख्या। अब देखते हैं विषम संख्या को। विषम संख्या का डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः
विभाज्य न हो, यानी कि न कटे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पर ये शुरू होता है 1 से 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी जाता है, याद रखिएगा। और इसमें देखिए, इसमें भी एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समझिएगा। इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा सम से, कि सबसे छोटी सम संख्या। तो हम क्या बोले थे शुरू में? हम बोले थे शुरू में कि सबसे छोटी कोई भी संख्या सबसे छोटी वही होती है जहां से वह शुरू हुई होती है। तो ये बताइए कहां से शुरू हुआ है? 2 से। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2, सिंपल बात। और सबसे बड़ी क्या? जहां पर खत्म हुआ होता है। तो खत्म कहां पर हुआ है? जाकर के अनंत पर। तो हम बोल देंगे कि सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत, सिंपल बात। अब यहाँ विषम में देखते हैं। तो विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। और इसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहते हैं? तो हमको क्या बताना है कि सबसे छोटी विषम संख्या। अब ये कहाँ से शुरू हुआ है? 1 से। तो हम बता देंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सिंपल बात। चलिए, अब इसमें हम पहचान लिखवाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें भी पहचान होता है, अगर हमारे सामने कोई बड़ी संख्या आ जाए और पूछा जाए कि बताइए कि ये सम है कि विषम है, तो हम देखेंगे कि अगर उसकी इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9, इसमें से अगर कोई भी संख्या, जैसे कि यहाँ हम लिखे हैं इतना, ये संख्या हम लिख दिए, और इसमें देखेंगे कि बताइए कि इकाई अंक के स्थान पर क्या है? 1, 1 इसमें आता है ना। तो अब इससे हम पहचान लिए कि अच्छा ये सम नहीं है, ये क्या है? ये विषम है। फिर एक संख्या देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर फिर हम देखेंगे, अगर हमसे कोई पूछ दिया कि बताइए कि ये जो संख्या आपके सामने दिख रही है, ये सम है कि विषम है, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि अच्छा पहचान में क्या 1, 3, 5, 7, 9 आता है, यानी कि 5 आता है और इसकी इकाई अंक के स्थान पर 5 है, तो ये क्या हो गया? विषम हो गया, सिंपल बात। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक को हम फिर देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सम विषम समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे भाज्य और अभाज्य को। भाज्य संख्या, फिर उसके बाद से हम लोग अभाज्य संख्या को देखेंगे। वैसी संख्याएं, सिंपल इसका डिफिनीशन है कि वैसी संख्याएं जिनका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, फिर से यहाँ पर 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12, 9 भी आ सकता है, 9, 10, फिर से 12, 14, 15, 16, 18, 20 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या बोले कि जिस संख्या का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, उसे हम, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखे हैं? 4। अगर हम 1 का देखें तो 1 का बताइए 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है? नहीं होता है। तो 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 को देखिए, 2 का टुकड़ा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। गुणनखंड यानी टुकड़ा। अब यहाँ पर इसका भी नहीं होगा। 3 का देखते हैं, 3 का तो और नहीं होगा। तो बचता है कौन? 4। 4 को अगर हम करें तो 2 और 2 में ये गुणनखंड हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। 2 गुणे 2 हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4। फिर इसके बाद क्या है? 6। 6 को भी अगर हम चाहें तो 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणनखंड मिला ना हमें। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड मिलना चाहिए, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य। अगर हम 8 की बात करें तो 8 को भी हम चाहें तो 2 गुणे 4 या 2 गुणे 2 और 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जिनका होता है वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य कहलाती हैं। अब इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग आप लोग समझिएगा अभाज्य संख्या को भी।
अब यहाँ 4 फिर से 6 8 ऐसे 9 9 क्या है, 9 को भी अगर हम चाहें तो 3 गुणे 3 कर सकते हैं, सिंपल बात, 3 गुणे 3 कर सकते हैं। फिर से यहाँ 10 को हम 2 गुणे 5 कर सकते हैं, यानी कि इसका भी 2 गुणनखंड निकल रहा है। और एक और बात, मजेदार बात, इसमें जो गुणनखंड होंगे ना उसमें 1 नहीं होगा और अभाज्य संख्या में 1 होगा। भाज्य संख्या में क्या होगा कि जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो जो संख्याएं होंगी उसमें कभी भी आपको 1 देखने को नहीं मिलेगा। अब कहने का मतलब ये है ना कि इसमें ना जब गुणनखंड होता है तो 1 की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, जबकि यहाँ 11 का हम एग्जाम्पल लें तो 11 को हम तोड़ेंगे ना तो नहीं टूटेगा। इसमें क्या आएगा, ये तो स्वयं आएगा और दूसरा ये 11 और 1, ये दोनों मिलकर के इसका गुणनखंड बनाते हैं। तो ये अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या को भी यहाँ पर हम देखते हैं, ये समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक या स्वयं से ही विभाज्य हूं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है शुरू से अगर हम देखें तो जैसे में सबसे पहले 1 को छोड़ देते हैं, 1 को नहीं रखते हैं, 2 से शुरू करते हैं, याद रखिएगा 2 से। 2 को अगर हम टुकड़ा करें तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो ये क्या, उसमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि या तो 1 से नहीं तो स्वयं से। तो स्वयं मतलब ये खुद, अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये खुद आएगा और इसके साथ 1 आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है जो इसका गुणनखंड कर सके। फिर यहाँ अगर हम 2 के बाद अगर हम 3 को रख सकते हैं, 3 के बाद से 5 आएगा, 5 के बाद से 7 आएगा, 7 के बाद से यहाँ पर आ जाएगा आपका 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद से हो जाएगा आपका 17, 17 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद हो जाएगा आपका 23, ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक जाता है ये भी। और याद रखिएगा ये वैसी संख्याएं होती हैं जिनको आप 2 या 2 से अधिक गुणनखंड में नहीं लिख सकते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि ये अगर 2 गुणनखंड में 2 बार अगर भी लिख भी दिया जाए ना तो एक स्वयं होगा और एक इसके साथ 1 होगा। जैसे अगर हम यहाँ 7 की बात करें तो 7 में क्या है, 7 को 7 और 1 ही मिलकर के इसका गुणनखंड कर सकते हैं और इसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं है। ये किसी के ऐसे भी कर सकते हैं, किसी के पहाड़े में नहीं आता है। जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 2 के पहाड़े में आता है, जबकि 7 की बात करें तो 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, किसी के पहाड़े में ये आएगा तो खुद अपने पहाड़े में आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा, बस ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 2 के बाद अगर 3 का 5 का हम करें तो 5 को भी हम गुणनखंड में नहीं लिख सकते, लिखेंगे भी तो ये स्वयं होगा और इसके साथ 1 आएगा। 7 का वही हाल है, 11 का वही हाल है, फिर से 13 का वही हाल है, 13 का भी हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। जबकि इसी के पास वाला जो 12 होता है, 12 को अगर हम चाहें तो 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ 3 कर सकते हैं, यानी कि 2 दूनी 4 गुणे 3 यानी 4 3 12 हो जाएगा। अगर 13 के बाद वाला 14 का हम एग्जाम्पल लें तो 2 गुणे 7 होगा, ये भी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड में लिखा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर ये अलग अलग संख्याएं आ जा रही हैं, 2 के पहाड़े में भी आता है और 7 के पहाड़े में भी आता है, जबकि 11 किसी के पहाड़े में नहीं आता है और इसका आप गुणनखंड भी नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो एक तो ये स्वयं आएगा और साथ में किसको लेकर के आएगा, 1 को लेकर के आएगा। वैसी सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो इसके बाद वाले टॉपिक की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ हम सह अभाज्य के बारे में बात करने वाले हैं। सह अभाज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे और 1 मिनट यहाँ थोड़ा देखते हैं, इसमें से और इसमें से 2 प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। एक पूछ देगा कि सबसे छोटी, इसमें से याद रखिए, इसमें से भी याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी। तो हम तो आपको एक ही बात बता दिए हैं कि जो सबसे छोटी संख्या वही होगी जहां से वो शुरू हुई होगी। तो भाज्य संख्या सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी, 4 से। तो याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। और इसमें
अगर हम अभाज्य की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी, इधर लिख देते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये कहाँ से शुरू हुई है? 2 से। तो हम बता देंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। बस सबसे छोटी भाज्य 4 और सबसे छोटी अभाज्य 2। ये बात याद रखिएगा, ये बात एकदम बढ़िया तरीका से आपको याद रखना है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, जहाँ पर हम लोग थे सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, दो अभाज्य संख्याएं जब एक साथ आती हैं और उनका एचसीएफ एक होता है, एचसीएफ यानी मौसा। वैसी ही सारी संख्याएं जो एक साथ एक जोड़े में आती हैं, वैसे अभाज्य संख्याएं जिनका मौसा यानी कि एचसीएफ एक हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 5 7 आ सकता है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। 5 7 है, फिर से यहाँ पर हम रख सकते हैं 19 को, 29 को, डॉट डॉट डॉट, और बहुत सारे होते हैं जो कि सह अभाज्य होते हैं। 5 7 हो गया, 19 29 हो गया, और भी संख्याएं होती हैं जो कि एक साथ आती हैं और इनका जब आप एचसीएफ निकालेंगे और ये ऑलरेडी अभाज्य होंगी, ये भी बात याद रखिएगा, ये ऑलरेडी क्या होंगी? अभाज्य होंगी, और ये दोनों अभाज्य संख्याएं एक साथ आएंगी और इनका एचसीएफ जो निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा? एक निकलेगा। उसी को हम लोग कहते हैं सहअभाज्य। बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन जान लेना आवश्यक होता है, तो जान लिए। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा कुछ नए लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग परिमेय और अपरिमेय को देखेंगे। परिमेय और अपरिमेय से सिर्फ इन दो टॉपिक से अच्छा खासा क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में समझ लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय अच्छा से आपको अगर पता है तो आप अच्छा से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं परिमेय के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हो, जहां Q बराबर नहीं हो 0। और एक और चीज याद रखिएगा, ये हो गया आपका एक डिफिनीशन, क्या कि वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हो और जहां Q बराबर नहीं हो 0। और एक और चीज याद रखिएगा कि P तथा Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक के बारे में तो आप लोग को शुरू में ही पढ़ाए थे, पूर्णांक हो, बस इतना काफी है। क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम P बाई Q, ये P बाई Q का मतलब होता है बट्टा में, जैसे ऐसे लिखे है ना, तो ये 5 और 6, 5 हो गया P और ये हो गया आपका Q, ये हो गया बट्टा के शक्ल में, बस सिंपल बात। वैसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं उसे, और जहाँ Q बराबर नहीं हो 0, यानी कि ये Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकता है, ये बात दिमाग में रखना है। अगर हम ऐसे लिख दे तो ये कभी भी सही नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं अपरिमेय होगा और नहीं ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि कभी भी संख्या अगर किसी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो ये हो जाता है अपरिभाषित। तो हम लोग ये समझते हैं, पहले परिमेय संख्या को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ। हम ये बोले कि वैसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां
Q बराबर नहीं हो 0 के और P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो। जैसे अगर हम यहाँ 7/5 लिखे हैं, ये हो गया आपका P और ये हो गया नीचे वाला आपका Q, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अगर हम 7 लिख दें, 6/2 लिख दें, अब कहेंगे कि 7 तो बट्टा में तो कुछ नहीं है सर, तो नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं और ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, और Q कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 से तो अधिक ही होता है ना, ये तो 0 नहीं है, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। फिर यहाँ पर पूर्णांक में बोला ना, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या में प्लस के भी 1 2 3 4 रहेगा और माइनस के भी 1 2 3 4 रहेगा, याद रखिएगा, और 0 भी रहेगा। इन सब के सम्मिलित रूप को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, हम बताए थे शुरू में ही। अब यहाँ पर देखिए, ये भी P हो गया, ये Q हो गया, ये भी परिमेय संख्या 7। अच्छा, अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि बताइए कि 0 क्या है, 0 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो हम क्या जवाब देंगे? तो हम बोलेंगे कि किसी भी संख्या के नीचे हम बट्टा में 1 लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं। तो अगर हम इसको P माने और नीचे वाले को Q माने तो P/Q के रूप में तो लिखा ही गया, और हमको क्या था कि जहाँ Q बराबर नहीं हो 0, यानी कि Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो P का ना वैल्यू 0 आ रहा है, Q का तो नहीं आ रहा है, तो Q की जगह पर 0 से अधिक यानी कि 1 है, तो हम ये समझ सकते हैं कि 0/1 हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, न कि अपरिमेय संख्या। ये क्या होगा? परिमेय संख्या। यानी इससे हमको ये पता चला कि अगर पूछ दे क्वेश्चन कि 0 क्या है, परिमेय कि अपरिमेय, तो हम बता सकते हैं कि 0 परिमेय संख्या है। यहाँ हम लोग ये बात जाने कि कोई भी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और कभी भी Q का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग थोड़ा और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे अगर कोई बोल दे कि बताइए कि -6 परिमेय है कि अपरिमेय, तो हम उसे ये बताएंगे कि -6 के नीचे हम बट्टा में 1 लगा सकते हैं और ऊपर वाले को P और नीचे वाले को Q मान सकते हैं, और दोनों पूर्णांक हैं, और दोनों जब पूर्णांक हो P और Q दोनों पूर्णांक और Q बराबर हमेशा 0 से अधिक आना चाहिए, जो कि आया भी है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपरिमेय को देखेंगे। तो अपरिमेय संख्या को तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि 0 क्या है, अगर पूछेगा तो हमको क्या बताना है? परिमेय संख्या। और पाई का एक याद रखिएगा और बात, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। तो 22 जब हमसे पाई पूछेगा सिर्फ, तो पाई हम बताएंगे अपरिमेय, लेकिन पाई का मान अगर दे दे हमसे और तब पूछे कि बताइए कि 22/7 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो हम इसे बताएंगे कि अपरिमेय, सॉरी, जब संख्या में दे देगा 22/7 तो हम यहाँ पर इसको P अब बट्टा में इसको Q तो मान ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। और जब हमसे सिर्फ हमसे पाई पूछेगा और पूछेगा कि बताइए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो हम इसे बताएंगे अपरिमेय संख्या। और क्यों? तो ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या या कोई भी चीज़ है उसके नीचे हम बट्टा में 1 लगाएंगे ना, तो अगर हम पाई के नीचे 1 लगा भी देते हैं तो ये P/Q के रूप में तो हो जाएगा। तो हम इससे ये नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि P और Q, यहाँ हम क्या लिखें कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अभी बताइए कि पूर्णांक में कभी पाई आता है? नहीं आता है। पूर्णांक में क्या आता है? -1 2 3 4 और फिर से प्लस के 1 2 3 4 और 0 आता है, यही सब ना आता है। इसमें तो पूर्णांक में पाई तो आता नहीं है, जिसकी वजह से पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ हम लोग को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या को हम कहते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग अपरिमेय संख्या को देखते हैं। अपरिमेय संख्या में हम लोग देखेंगे कि वैसी संख्या, बस उसके ऑपोजिट कर देना है, कि वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां Q बराबर नहीं हो 0, और एक और बात याद रखना है कि P और Q दोनों पूर्णांक हो। इसमें तो पूर्णांक होता ही नहीं है, बस याद रखना है इस बात को, तो इसको हम मिटा ही देते हैं। अब इसको रखने से कोई यहाँ फायदा है नहीं, बस ये बात दिमाग में रख लीजिए कि उसमें क्या है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें क्या है कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। बस इतना आप याद रख लिए तो बस आपका काम बन गया। अब यहाँ देखिए,
कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है? तो देखिए, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के साथ आता है, जैसे कि अंडर रूट के 5, अंडर रूट के 3, अंडर रूट के 2, कोई भी संख्या जो अंडर रूट के साथ आया है वो सारी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या। वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। बशर्ते, एक बात याद रखिएगा, बशर्ते, क्या शर्त है? तो देखिए, अगर कोई संख्या ऐसे है 4 को ये इसका हम लोग अगर वर्ग निकालें तो क्या आएगा? 2। तो 2 के नीचे तो हम बटा में 1 लिख सकते हैं, यानी कि अब ये p बाई क्यू के रूप में तो हो गया। तो अब ये संख्या क्या हुआ? अब ये चला गया परिमेय के रूप में। तो बात याद रखिएगा कि वैसी ही संख्या जो अंडर रूट के अंदर है जिसका वर्गमूल ना निकलता हो, वैसी ही संख्या अंडर रूट के अंदर अपरिमेय होगी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो। नहीं तो अगर कोई अंडर रूट के 4 है, अंडर रूट के 16 है, तो अंडर रूट के 16 का हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। ये अगर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। अगर हम लोग अंडर रूट का 100 लेते हैं, अंडर रूट का 100 लेंगे तो ये बाहर निकल के क्या बनेगा? 10। 10 के नीचे हम बटा में 1 लगा सकते हैं, तो p बाई क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। तो ये नहीं कि जितनी अंडर रूट में संख्याएं हैं सब अपरिमेय है, नहीं। कुछ ऐसी संख्याएं एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अंडर रूट 100 बटा में दे देगा 36 और बताएगा, पूछेगा कि बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो हम इसको क्या बताएंगे? इसको हम परिमेय बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि 100 यहाँ पर निकल जाएगा, 10 हो जाएगा और 36 निकलेगा तो हो जाएगा 6, और 10 बटा 6 p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, जो कि दोनों पूर्णांक है, और ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इस बात को याद रखना है, अच्छा से दिमाग में बैठा लेना है, सेव कर लेना है कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, ये बस आप लोगों के लिए नोट के लिए लिखवा देते हैं, बस आपके दिमाग में रखने के लिए, ऐसे ही कुछ नहीं है, पूछा जाएगा। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए अंडर रूट के अंदर रहने वाली संख्या भी परिमेय बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? भले अंडर रूट के अंदर है, लेकिन वो जब उसका वर्गमूल निकलेगा तो वह संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम बताएं आपको कि अगर अंडर रूट के 10 लिखे हैं, सॉरी अंडर रूट का 10 कह रहे हैं, अंडर रूट का अगर मान लीजिए कि हम यहाँ 9 लिखे हैं, तो अंडर रूट का 9 वर्गमूल निकल के क्या बन जाएगा? 3 में आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम 16 लिखे हैं तो 16 सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा? 4। तो ये बात दिमाग में रखना है कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो संख्या क्या हो जाएगा? 3 बटा 1 में लिख देंगे, इसको हम 4 बटा 1 में लिख देंगे, तो ये सब संख्या क्या हो जाएंगी? परिमेय हो जाएंगी। तो वैसी संख्या जो अंडर रूट में है जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही संख्या अपरिमेय होगा। बस ये बात दिमाग में रखना है कि वैसी ही संख्या जिनका अंडर रूट में अगर है और उनका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वैसी ही संख्या अपरिमेय होंगी, और बाकी का जैसे कि इनका चाहे इसका जो जिसका निकल जा रहा है वो सब संख्या परिमेय हो जाएंगी। और ये बात दिमाग में सेव कर लेना है। पाई का बात भी किए हम कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और पाई बाई 2 का है, या पाई बाई 3 का है, या पाई बाई 4 का है, या पाई बाई कुछ भी का है, वाट एवर विल से, जो भी कुछ कहेगा बस वो पाई के साथ है। पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4 कुछ भी रहे, बस पाई है साथ में, ये हो जाएगा अपरिमेय। बस ये बात याद रखिएगा। और ये जो अंडर रूट के अंदर है वो भी संख्या हम बता दिया आपको, अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय और अपरिमेय, हम लोग को समझ में आ गया। थोड़ा सा 2-3 सूत्र है जो कि इस क्लास का सबसे लास्ट है। अब इसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, तो उस सूत्र को हम लोग देख लेंगे, उससे एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न बनता है। उसके बाद से हम लोग क्लास को ओवर कर देंगे। जैसे देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम बोलेंगे, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। जब भी हमसे कहे कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला बताना है, n इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला हम लोगों को लगाना है। अब इससे प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी हम बता रहे हैं। दूसरा फार्मूला है, अगर दूसरा फार्मूला पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम सम संख्याओं का योग अगर निकालना हो, इसे अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, फार्मूला को, वैसे याद भी हो गया होगा।
अगर हमसे प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने को कहेगा तो हम लगाएंगे फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। और अगर हमसे प्रथम सम संख्याओं का योग निकालने के लिए कहेगा तो हम फार्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1। बस इसमें बटा में 2 है और इसमें बटा में 2 नहीं है, बस ये दिमाग में रख लेना है। एक और फार्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। अगर पूछ देगा कि प्रथम विषम संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे सिंपल है एन स्क्वायर। प्रथम अगर हमसे पूछ देगा कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है तो n इंटू एन प्लस 1। अगर हमसे पूछ देगा कि प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होता है तो n इंटू एन प्लस 1। और अगर हमसे पूछ देगा कि प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होता है तो एन स्क्वायर। अब इन तीनों से हम लोग एक एक प्रश्न करके बना करके देखते हैं। जैसे देखिए इस पेज पे सबसे पहले आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद से हम लोग इस पेज पे देखिए, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन कहा जाए कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो हमें सिंपल में क्या करना है कि पूछा क्या है उस पर ध्यान देंगे। हमसे पूछा गया है कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये बताइए प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो 1 से लेकर के कहाँ तक पूछा है, 200 तक। प्रथम यानी कि 1 से लेकर के 200 तक, 2 3 4 डॉट 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 200 तक। तो ये बताइए कि 1 से लेकर के 200 तक कितना प्राकृत संख्या होगा। 1 से लेकर के 200 तक 200 प्राकृत संख्या होगा, यानी कि हमें n मिला कितना, 200। फार्मूला क्या है, फार्मूला है प्रथम प्राकृत संख्याओं का, अगर हमसे योग कहेगा प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग अगर हमसे निकालने के लिए कहेगा तो हम फार्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2। हम सबसे पहले इसमें देखिए आपको n निकालना है। तो n हमें क्या मिला, 1 से लेकर के 200 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना था। क्या बोला कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं, तो 1 से लेकर के 200 तक प्राकृत संख्या अगर हम निकालेंगे तो 200 संख्याएं भी होंगी, यानी कि n हमें मिला। n मतलब क्या है, संख्याएं। तो 1 से लेकर के 200 तक 200 संख्या हुई। अब फार्मूला पे हम बस बैठा देंगे, n हमें क्या मिला है, 200 मिला है। 200 इंटू में 200 अब प्लस में 1 अब बाई में 2। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो 200 कोष्ठ के अंदर 200 1 मिल करके 201 हो जाएगा। और यहाँ पर इंटू हटेगा तो गुना लग जाएगा, ये कटेगा 2 से 100 अर्थ में। और 100 से अगर हम गुना करें तो ये हो जाएगा आपका 201। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि हम बता सकते हैं कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे तो ये हमको आंसर प्राप्त होगा। सिंपल बात, ऐसे हम लोग को बनाना है। अगर हमसे कह देगा, ये अगर समझ में आ गया हो तो इसके बाद वाला हम लोग देखेंगे। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हम लोग को ये फार्मूला लगाना है और उसके बाद हम देखते हैं सम। अगर कह देगा कि प्रथम 40 सम या प्रथम 40 तक के सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हमको क्या करना है, कहाँ से बोला है, प्रथम 40 तक। तो 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 40 तक। तो ये बताइए कि 1 से लेकर के 40 तक कैसी संख्या चाहिए, ये भी देखना है। कौन सी संख्या चाहिए, सम संख्या। तो 1 तो सम नहीं होता है, तो 1 को हटाइए, 2 से लीजिए, 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 40 तक। तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा कि जहाँ से जहाँ तक कहेगा ना, अगर हमसे बोल देगा, सुनिए दिमाग में रख लीजिएगा बात को, अगर हमसे बोल देगा कि प्रथम 40 तक, तो ये 40 का ना आधा, 40 को यहाँ से 1 से लेकर के 40 तक 40 संख्या होगा। तो 40 संख्या में 20 को होता है सम, यानी कि आधा होता है सम और आधा होता है विषम।
बस दिमाग में रखना है कि ये कितना बोले हैं, 40 बोले हैं ना, तो 40 के आधा हम तुरंत कर देंगे। 40 का आधा क्या, 20। अब इसी को हम क्या मान लेंगे, n, यानी कि 20 गो संख्या होगा 1 से लेकर के 40 तक के बीच में कई गो संख्या होगा सम, तो 20 गो संख्या सम होगा। हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पास इसी फॉर्मूला पे हम लोग को बैठा देना है। हमें n क्या मिला, हमें n मिला, n के जगह पर हमको मिला है 20। 20 करिए और 20 प्लस के 1 कीजिए। अगर पूछ देगा कि n, ऐसे कहेगा कि प्रथम 80 तक के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। विषम संख्याओं के योगफल ज्ञात करें। तो हमको क्या करना है, सिंपल, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि प्रथम 80 का रहे, यानी कि 1 से लेकर के 80 तक। तो 1 से लेकर 80 तक टोटल संख्या कितना हुआ, 80 हुआ। अब 80 में हम क्या करेंगे, हम बोले कि 80 गो अगर संख्या हो रहा है तो 80 गो में 20 गो होता है सम, 20 गो होता है, सॉरी 80 है ना, तो 80 में आधा 40 हो जाएगा सम, और 40 हो जाएगा विषम। तो हमें 80 के अंदर हम लोग कितना हम विषम संख्या पा सकते हैं, 40, यानी कि n हमको क्या मिला, n मिल गया 40। ये बात समझ में आई क्या, कि प्रथम 80 तक के विषम संख्याओं का योगफल कर रहा है, तो 1 से लेकर 80 तक टोटल संख्या 80 होगी, और 80 में आधा सम होता है, तो 80 का आधा 40 सम होगा, और 40 हो जाएगा विषम। तो हमको क्या विषम कितना, विषम का ही तो निकलना है ना, तो विषम हमें कितना मिला, 40 मिला। ये हमें 40 मिल गया ना, तो हमको फॉर्मूला क्या बताया गया है, बताया गया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, n कितना मिला था, 40, यानी कि 80 को टोटल संख्या है ना, तो उसमें आधा हो जाएगा विषम, आधा हो जाएगा सम। तो आधा कितना सम, सॉरी विषम निकलना था, तो आधा कितना हुआ, 40 हुआ। 80 का आधा 40 हमको मिला था, यानी कि n बराबर हमको क्या मिला था, 40 मिला था। हम फॉर्मूला पर रख देंगे, n के 40 रख दिए ना, 40 का स्क्वायर किए ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1600। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये रहा आज का बेसिक कंसेप्ट, जो भी सीखना था इसमें से हम आप लोग को बताया, संख्याओं के बारे में बताया कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जो भी संख्याएं थी सबके बारे में हम लोग सीखे, इसमें बढ़िया तरीका से सीखे और जाने समझे।